हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स की यूनिट 1 समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो यूनिट 1 में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है दिल्ली इन दी 19th सेंचुरी, मुगल कोर्ट, कंपनी राज 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो आज की इस वीडियो में मैं इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाई हूँ। इसके अंदर हम पूरा चैप्टर एकदम डीपली एनालाइज करेंगे और बहुत इजी वे में मैं पूरा आपको चैप्टर समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, विदाउट स्किप करे पूरा देखना, ताकि आपको कुछ भी छूटे ना, मतलब कि सारी चीज़ आपको समझ आ जाए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसके अंदर टोटल हमारी 4 यूनिट्स आने वाली हैं। सो सबसे पहले हम अपनी यूनिट 1 देख लेते हैं। दिल्ली इन दी 19th सेंचुरी, मुगल कोर्ट, कंपनी राज 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर जानना है कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में हमारी दिल्ली में चेंजेस आए और हमारी मतलब दिल्ली उस टाइम पे कैसी रही थी। मतलब 19th सेंचुरी के टाइम पर जब मुगल राज था हमारी दिल्ली पर, तो उस टाइम पे मतलब सारी चीज़ें कैसी रही थी। मतलब कंपनी राज था, 1857 मतलब रिवॉल्ट हुआ था, वो सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर हम देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें मतलब दिल्ली के बारे में हम जो जानेंगे उस टाइम पे क्या था पूरा, अब उसकी जो मतलब अर्बन हिस्ट्री थी उसके अंदर हम सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स और जो वहाँ के लोग थे, मतलब उनका जो ज्योग्राफिकल लैंड था उसके बारे में ही जानना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हमें वहाँ का जो पूरा एक कल्चर था, एक पॉलिटिकल जो वहाँ पे एक सराउंडिंग्स थी और वहाँ के जो लोग किस तरीके से ट्रेड करते थे और वहाँ पे किस तरीके से बिल्डिंग्स को आर्किटेक्ट करा जाता था और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उस टाइम पे जितने भी चेंजेस हुए थे दिल्ली के अंदर, मतलब 19th सेंचुरी के टाइम की बात कर रहे हैं, और जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने क्या क्या देखा था यहाँ पर और उन्होंने फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख कर एनालाइज करके क्या बताया था, मतलब उन्हें क्या लगा था इस टाइम पे, मतलब हमारा जो दिल्ली था किस तरीके से था। तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं, 19th सेंचुरी में किस तरह था हमारा दिल्ली। नाउ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो अगर हम अपनी 19th सेंचुरी के टाइम पे बात करें हमारा दिल्ली कैसा था उस टाइम पे, तो इसमें बताया गया है कि उस टाइम पे जो हमारा दिल्ली था वो एक ट्यूलाइट जोन में था। मतलब ट्यूलाइट जोन क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उस टाइम पे पूरी तरीके से दिन भी नहीं निकला होता है और रात भी पूरी तरीके से मतलब गई नहीं होती है, मतलब बीच का एक होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से दिल्ली में भी ट्यूलाइट जोन चल रहा था। अब वो किस तरीके से, उस टाइम पे क्या था, मतलब मुगल कोर्ट भी था, मतलब मुगल्स भी थे इस टाइम पे दिल्ली में, एंड जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। तो मतलब उस टाइम पे मुगल्स का भी राज चल रहा था दिल्ली के अंदर एंड ब्रिटिशर्स ने भी अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो मुगल राज था वो सिर्फ नाम मात्र का रह गया था उस टाइम। उस टाइम पे क्या था, सारी चीज़ें कोजाई हो गई थी, कोजाई स्टेट, कोजाई मोनार्चियल एंड कोजाई अर्बन, सो ऑन। मतलब कि आप कोजाई से मतलब समझिए, कोजाई एक तरीके से आप फेक समझ लीजिए, मतलब कि इस तरीके से समझ लीजिए जो चीज़ है भी और वो मतलब होकर भी नहीं है, इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने हिस्ट्री में मतलब पहले हिस्ट्री पढ़ी हो 12th में, तो उस टाइम हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर बताया गया था कि जो मुगल राज है, मतलब दिल्ली में जो मुगल थे वो मतलब राज तो कर रहे थे बट वो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स मान रहे थे। मतलब वो राजा होकर भी मतलब अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं दे पा रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनके कहने पर वो चीज़ें कर रहे थे। मतलब कि राजा नाम मात्र के हैं वो, लेकिन जो पूरा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो उसी तरीके से मतलब कोजाई यहाँ पर दिल्ली के अंदर 19th सेंचुरी के अराउंड इस तरीके से चल रहा था सब कुछ। तो एट दैट टाइम बहुत सारे चेंजेस आए थे दिल्ली के अंदर। तो जैसे कि हम शाहजहानाबाद की बात करें तो ये मतलब शाहजहां के थ्रू बनवाया गया था, ये जो सिटी है शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर, जो कि 17th सेंचुरी के अराउंड बनवाया गया था। तो इस टाइम पे जब
हमारा जो कॉलोनियल अथॉरिटी एमर्ज हो रही थी, तो इसकी वजह से जो शाहजहानाबाद है, इसकी भी जो सोल है और जो अपीयरेंस है, ये भी दोनों अफेक्ट हो रही थी इस दौरान। जो मतलब 19th सेंचुरी में जो भी चेंजेस आ रहे थे दिल्ली के अंदर, तो उनकी वजह से जो शाहजहानाबाद सिटी है, इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए, इससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो वही बेसिकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं दिल्ली की, मतलब कि जो 19th सेंचुरी में चेंजेस आए थे दिल्ली के अंदर वो। तो सबसे पहले हम पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसका। तो अगर हम बात करें कि कंपनी की, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मतलब इस सिटी में जब इनकाउंटर करा था 19th सेंचुरी में, जब वो दिल्ली के अंदर आए थे, तो इस टाइम पे ये जो दिल्ली था, ये पूरा मतलब एक मुग़ल सिटी था। इसमें मतलब ज़्यादातर मुग़ल ही मुग़ल थे, ठीक है। मतलब मुग़ल्स का ही राज था दिल्ली के अंदर उस टाइम पे 19th सेंचुरी के दौरान। एंड इसी टाइम पीरियड में जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया था। मतलब कि उन्होंने आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल को। और इसके पीछे मतलब कि दो वजह हो सकती हैं, मतलब मानी जाती हैं कि पहली तो कि जो हमारी दिल्ली की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत अच्छी रही है, और दूसरी चीज़ उसका ज्योग्राफिकल एरिया, और तीसरी जो मतलब कि रीज़न बताते हैं कि शाहजहां ने ये रीज़न दिया था कि जो आगरा है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, मतलब समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसलिए वो जगह एक राजा के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब कि राजा के रहने लायक जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेंगे आगरा से दिल्ली में। एंड दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि जो हमारी दिल्ली की एक लॉन्ग और एक ग्लोरियस पास्ट रहा है दिल्ली का, उसकी वजह से जो शाहजहां थे उन्होंने ये जगह चुनी अपनी एक सिटी बसाने की। मतलब उन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर वो अपने नाम पर एक सिटी बसाएंगे, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा था शाहजहानाबाद। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी डिसाइड करा था, ये जो इनकी सिटी रहेगी शाहजहानाबाद, ये इसे जो यमुना रिवर का बैंक है उसके पास ये अपनी जो सिटी है इसे इस्टेब्लिश करेंगे। एंड उसके बाद इन्होंने मतलब कि इस पे इसके कंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान दिया था, मतलब कि ताकि ये अच्छे से बन पाए, मतलब शाहजहानाबाद जो ये सिटी बसा रहे थे इसके अंदर मतलब इन्होंने हाई सिक्योरिटी रखी। मतलब कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिवर और एक रिज के बीच में अपनी ये सिटी बनवाई। मतलब एक तरफ पहाड़ थे और एक तरफ रिवर थी, तो जिसकी वजह से प्रोटेक्शन काफ़ी हाई हो गई थी इनकी। और इन्होंने जो सिटी में बिल्डिंग्स बननी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी अटेंशन पे करी थी, मतलब कि उसके अंदर मतलब काफ़ी ध्यान दिया था आर्किटेक्चर में, कि मतलब इनको मतलब इंटरेस्ट था इस चीज़ में पूरा, तो इस वजह से इन्होंने पूरा अच्छे से बनवाया था शाहजहानाबाद। मतलब किस तरीके के उसके अंदर ईंट यूज़ करी जाएंगी, मतलब ब्रिक्स यूज़ करी जाएंगे, और किस तरीके से वहाँ पे मतलब पूरे घर वगैरह मतलब सेटिंग वगैरह पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो किस तरीके से होगा, तो इस चीज़ पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। जैसे कि हम देख सकते हैं उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, मतलब जो पैलेस है उसको सिक्योर करने के लिए एक वॉल लगवाई। मतलब जो पुराने टाइम पे करते थे ना, ज़्यादातर किंग्स मतलब अपने पैलेस के आसपास वॉल प्रोटेक्शन करवाते थे, तो उन्होंने वॉल प्रोटेक्शन तो कराई, साथ में जो रिवर प्रोटेक्शन उन्हें मिल रही थी उससे जो उनकी सिक्योरिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड इन्होंने अपनी जो पैलेस है उसमें बनवाने के लिए रेड सैंडस्टोन्स का यूज़ करा था, और साथ ही साथ वहाँ के जो वाटर सप्लाई है उस पर ध्यान दिया था, और वहाँ की मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम था उस चीज़ के ऊपर मतलब पूरा ध्यान दिया था। मतलब कि सारी चीज़ें अच्छे से बनवाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में बनवाने के लिए पूरी अच्छे से ध्यान दिया था उन्होंने। मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव होता है मिलिट्री के लिए और रेवेन्यू एस्पेक्ट, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने अच्छे से देखी थी। मतलब शाहजहां ने अच्छे से मतलब अपने शाहजहानाबाद को एक बेटर सिटी बनाने के लिए ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था उन्होंने। और वहाँ के जो नोबल्स थे, मर्चेंट्स मैन थे, और मतलब कि जो अदर प्रोफेशन जो थे, मतलब वहाँ पे धीरे धीरे करके सब मतलब सेटल डाउन हो गए। मतलब वहाँ पे मार्केट्स लगनी शुरू हो गई। एंड वहाँ पे मतलब पैलेस से बाहर निकलने के बाद जो 2 रोड्स आती थी वो मतलब वहाँ पर मर्चेंट्स रहते थे, मतलब कि जो मतलब ट्रेड वगैरह करते थे वहाँ पे। एंड मर्चेंट्स का जो घर होता था वो स्टोन्स और ब्रिक्स की हेल्प से बनता था, और जो एरिस्टोक्रेसी होते थे उनके पास कारखाने होते थे जिनके अंदर लोग काम करते थे।
मतलब कि क्राफ्ट्समैन वर्क करते थे। और मतलब एरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात वर्ग के जो लोग होते हैं। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इस सिटी के बारे में वो बर्नियर से मिली है, जो एक ट्रैवलर रहे हैं। मतलब कि जब ये नया शहर बसा था तो उस टाइम पे इस शहर को देखने के लिए जो हमारे बर्नियर हैं वो यहाँ पर आए थे शाहजहानाबाद। एंड इन्होंने देखा था कि इस टाइम पे जो एरिस्टोक्रेसी जो थी, मतलब कि जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे उनके पास तो मतलब ठीक ठाक था, मतलब सब कुछ ठीक। बट जो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे थे वो लोग बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस कर रहे थे। मतलब उनकी लोअर क्लास की वजह से उन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी हिस्ट्री में कि जो लोअर कास्ट के लोग थे पहले उनको मतलब बिल्कुल भी इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, और मतलब ठीक से सब कुछ नहीं मिलता, मतलब ट्रेड करने के लिए भी उनको राइट नहीं था ठीक से। तो वही चीज़ें इसके अंदर जो बर्नियर हैं उन्होंने बताई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो बहुत सारी मतलब मार्केट वगैरह होती थी वो ज़्यादातर जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी बाज़ार में बिक्री है तो उसके नाम पर वो मार्केट का नाम हो जाता था। जैसे कि कहीं पे कश्मीरी लाल मिर्च बिक्री है तो वो वहाँ पे उससे रिलेटेड नाम हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं जैसे कि मोहल्ला इमली और कटरा नील और कश्मीरी कटरा, और साथ साथ जो नोवेल मैन होते थे उनके नाम पर भी रखा जाता था मार्केट का नाम। जैसे कि इसमें यहाँ पे दे रखा है नवाब वजीर का नाम। एंड जो इस सिटी की जो एक ब्यूटी है उसको पूरे एक पोएटिक वे में डिस्क्राइब करा है मीर ने। तो इन्होंने मतलब एक पोएटिक वर्ड्स में पूरी जो सिटी है उसकी ब्यूटी को कैप्चर करा है। और यहाँ की मतलब दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ मतलब उसके बारे में बताया है कि वो इतनी सुंदर हैं कि वो अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी पेंटर की एल्बम खोल ली हो आपने, इस तरीके से मतलब इतनी सुंदर यहाँ की गलियाँ हैं दिल्ली की। और जो शहर शाहजहां ने बनवाया था शाहजहानाबाद वो और जो बर्नियर के जो रिकॉर्ड्स रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो सिटी थी ये 2 सेंचुरी तक ऐसी ही रही थी, मतलब कि ठीक रही थी। हालांकि जो यहाँ पर इन्वेशंस भी हुए थे, मतलब वॉर भी हुई थी, अटैक हुए थे इन पे बहुत, उसके बाद भी इनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया था। मतलब कि यहाँ के जो टेम्पल्स और जो मॉस्क्यू थे और जो गार्डन्स थे और जो स्ट्रीट विल्स थी उसमें मतलब थोड़े थोड़े से चेंजेस थे, बट वो वैसी ही थी, मतलब कि ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे अटैक वगैरह होने के बाद भी। और क्योंकि ना सबसे ज़्यादा मेन क्या था, यहाँ की जो सिटी वॉल थी वो काफ़ी हद तक इन्हें प्रोटेक्शन दे रही थी, मतलब इस सिटी को जो इन्होंने सिटी वॉल बनवा रखी थी। और ये जो सिटी वॉल थी ये मतलब कुछ लोगों से तो मतलब इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, जैसे कि जो गुज्जर्स थे और मेवातीस थे उनसे तो प्रोटेक्ट कर रही थी, बट जो मराठास और जो नादिर शाह थे उनसे नहीं मतलब कर पाई ये प्रोटेक्शन। और जैसे जैसे रॉयल अथॉरिटी की पावर डिक्लाइन होती गई उसके साथ ही साथ जो कोतवाल थे उनकी पावर मतलब बढ़ती गई उस टाइम पे। और मतलब कि ये जो कोतवाल होते थे इनके अंडर में एक 12 थानेदार का नेटवर्क होता था, मतलब कि 12 थानेदार होते थे उनके अंडर में, ठीक है, कोतवाल के अंडर में। और पूरा जैसे आजकल मतलब पुलिस काम करती है उस टाइम पे ये कोतवाल काम कर रहे थे। नाउ हम इसकी डेमोग्राफी एंड अर्बन लेआउट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी ये जो सिटी है इसकी टाउन प्लानिंग इतनी मतलब बढ़िया थी कि इसने इसे एक बहुत ज़्यादा ग्रेट और यूनिक ऑरा दिया था, ठीक है, और इसके कल्चर को डिफाइन करा था। यहाँ तक अगर हम बात करें जो बर्नियर था उसने मतलब जितना भी जो कुछ भी देखा इस टाइम पे वो फिर उसके बाद जो 17वीं सेंचुरी के बाद जो दूसरे ट्रैवलर्स आए थे जिनका नाम था फॉब्स और हेवर, उन्होंने भी वही चीज़ देखी यहाँ पर। और बर्नियर ने बताया था कि यहाँ पर जो नॉर्मल मतलब जो लोग रहते थे उनके घर ब्रिक्स और स्टोन से बने होते थे, बट जो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे उन लोगों के घर मतलब बिल्कुल अलग होते थे, जो मतलब नॉर्मली लोग होते थे उनके घर से, क्योंकि उनके घर मड और टैच से बने होते थे। देन जो हमारे हेवर्स हैं इन्होंने 1840s के अंदर राइट करा था कि जो मतलब यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, मतलब यहाँ पे जो उनकी रहने की कंडीशन थी वो मॉस्को में रहने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो फॉब्स हैं मतलब जो दूसरे ट्रैवलर थे उन्होंने भी यही चीज़ क्रिएट करी थी, मतलब उन्होंने यहाँ के जो हाउसेस हैं
उनको मतलब यूरोप से बेटर बताया था, मतलब कि यूरोप में जो लोग रह रहे थे जिस तरीके से, अब वहाँ के घर वगैरह, तो उससे मतलब कंपेयर किया है उन्होंने एक तरीके से। और उन्होंने बोला कि यहाँ जो ये शाहजहानाबाद है दिल्ली में, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है वहाँ से ज़्यादा। और जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का टाइम था, मतलब जिस टाइम पे एक क्यूकिंग फेज़ आ गया था कंस्ट्रक्शन के अंदर दिल्ली के अंदर, तो वो चीज़ हमारे गैजेटर ऑफ 1815 के अंदर रिकॉर्डेड है। उस टाइम पे क्या था कि जो लैंड की जो वैल्यू थी वो उस टाइम पे इंक्रीज़ हो गई थी, और गैजेटर के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स के अंदर दुगना हो गया था सब कुछ। और 1843 के अराउंड घरों की मतलब जो गिनती करी गई थी, वहाँ पे जितने भी घर थे उनकी जब गिनती करी गई थी, तब वो टोटल 23,000 के से ज़्यादा, मतलब 23,000 से भी ज़्यादा मकान पाए गए थे वहाँ पे। और जिनमें से 17,000 से ज़्यादा जो थे वो ईंट और पत्थर से बने थे। और उस टाइम पे जो मतलब दिल्ली के अंदर पूरा मराठास और ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया था। और इस टाइम पे जो मतलब नॉर्मल जो रहने वाले एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, उनकी भी जो घर थे वो एक मंजिला उन्होंने बना लिए थे। और जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्प्रेसिव एक बिल्डिंग थी वो थी भवानी शंकर की, जिसे कि निक नेम दिया गया था नमक हराम का, क्योंकि उसने मतलब अपने मराठास का साइड छोड़कर ब्रिटिशर्स के साइड चला गया था, इस वजह से उसे नमक हराम का नाम निक नेम दिया गया था। और जैसे जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन राइज होती गई, उसके हिसाब से जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होने लगी, मतलब नई नई बिल्डिंग्स बनने लगी वहाँ पर। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की डाटा की, तो 1843 तक कोई भी एक को मतलब जो विश्वास कर सके हैं हम, ऐसा कोई डाटा हमें मिला नहीं था पॉपुलेशन का। लेकिन 1806 के अंदर, मतलब 1806 की स्टार्टिंग के अंदर ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसका जो मतलब पूरा श्रेय दिया गया वो इस चीज़ को दिया गया कि वहाँ पर जो नया शासन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जो नई अथॉरिटीज़ आई थी वहाँ पर, वहाँ की सिक्योरिटी एंड वहाँ का कंफर्ट और एक जो इम्पार्शियल जस्टिस हो रहा था, तो वो सारा जो श्रेय है वो एक न्यू रेजिमी को दिया गया कि इसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर मतलब इंक्रीजमेंट हो रही है। और वहाँ के जो सबसे मेन पॉइंट था वहाँ पे ये पॉपुलेशन राइज हो रही है, इस बात का जो एक रिजल्ट था वो था कि वहाँ की जो मेन 2 रोड्स थी, जहाँ पर चांदनी चौक बाज़ार और पेज बाज़ार लगता था, उसके किनारे नए नए बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, मतलब कि वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी। तो इन बिल्डिंग्स से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर इस टाइम पे पॉपुलेशन राइज हो रही थी। और एक और बात कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी वो सिर्फ बाय बर्थ नहीं हो रही थी, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बर्थ ले रहे थे उस वजह से नहीं हो रही थी, साथ साथ जो बाहर से मतलब दूसरे देशों से भी इस देश में आ रहे थे लोग रहने के लिए, ठीक है। और जो मोस्टली जो लोग थे वो लोग पंजाब से आ रहे थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीजमेंट हो रही थी यहाँ पर दिल्ली के अंदर। नाउ अगर हम नेक्स्ट अपनी बात करें कल्चर थोस की, एक फ्री फॉलोइंग कॉस्मोपॉलिटिज्म की, तो इसके अंदर हम इसके कल्चर मतलब कि जो ट्रैवलर्स थे यहाँ के जो कल्चर एनवायरनमेंट था उससे इम्प्रेस हुए थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब यहाँ की जो अर्बन लाइफ थी दिल्ली की, यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर अपने ही घर में रहना पसंद करते थे, मतलब कि अंदर ही अंदर, मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, मतलब अपने ही घर में खुश रहते थे ज़्यादातर। और यहाँ पर मोस्टली पीरियडिकली यहाँ पे मुशायरेज होते थे मतलब गलियों में, और मतलब ऑर्डर ऑफ द डे में, मतलब। और यहाँ पर जो वसंत और जो फूलों वाला जो एक सैर होती थी, एक एनुअल फेस्टिवल होता था यहाँ पर, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मनाते थे। और जब भी सिटी में फेस्टिवल्स होते थे तो लेट नाइट तक मनाए जाते थे और मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, द नर्व सेंटर ऑफ द दिल्ली रेनेसांस, द दिल्ली कॉलेजेस। सो बेसिकली जब हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उसके साथ साथ पर्शियन और उर्दू लिथोग्राफी की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड 1829 के अंदर एक न्यू कमेटी फॉर्म्ड हुई थी, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक स्कूल को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, जो कि 1792 के अंदर एक मतलब जो वफा के द्वारा जो एक सेम अमाउंट दिया गया था, मतलब सेम इंस्टीट्यूशन को वही अमाउंट की हेल्प दी थी उन्होंने, मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था स्कूल को। तो उसके बाद चार्ल्स ट्रेवलिंग की एडवाइस से इंग्लिश क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। बट जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको मतलब इस चीज़ के ऊपर सस्पेक्ट था कि
ये जो इंग्लिश क्लासेस हो रही हैं ये धर्म परिवर्तन के लिए करवाई जा रही हैं। और इस चीज़ की ये जो फेयर है इसको निकालने के लिए नवाब इत्तमुद्दौला ने एक ह्यूज ग्रांट दी थी कॉलेज को सेपरेटली, तब जाके उनका ये जो डर है धर्म परिवर्तन वाला ये दूर हुआ था। और जो रेपुटेशन है दिल्ली कॉलेजेस की वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैली थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करा था स्टूडेंट्स को उसने कि बाहर से भी दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए बाहर से भी स्टूडेंट्स आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और दिल्ली के इंटेलेक्चुअल अल्फ्रेंसिन को जो CF एंड्रोइज हैं इन्होंने दिल्ली रेनेंस का नाम दिया। और क्या ये जो दिल्ली रेनेंस था ये कोलकाता के रेनेंस से भी ज़्यादा परफेक्ट था, क्योंकि इसमें साइंटिफिक लर्निंग और उर्दू लिटरेचर के अलावा जो बाकी के जो ब्रॉड बेस्ड करिकुलम होते हैं स्कूल के उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया ज़्यादा। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो उर्दू है वो इसके अंदर मतलब उर्दू जो यूज़ करी गई थी उसे एज अ व्हीकल यूज़ करी थी, मतलब कि वेस्टर्न नॉलेज और साइंटिफिक वे को स्प्रेड करने के लिए यूज़ करा गया था ये। और सोसाइटी ऑफ द कॉलेजेस ने जो ग्रीक क्लासिक्स और साइंटिफिक वर्क्स थे उनको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करा था। और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि उस टाइम पे ये मानते थे कि जिसे इंग्लिश आती है वो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब उसको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते थे। और ये मतलब इसके इंग्लिश लैंग्वेज सीखना वहाँ पर पढ़े लिखे होने के लिए ज़रूरी नहीं था, बट नौकरी पाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इससे हमें पता चलता है कि जो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन था मतलब इंग्लिश एजुकेशन का, उससे मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आया था लोगों की थिंकिंग में, उनकी लाइफस्टाइल में, जो सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी में, क्योंकि इसके अंदर लोग ज़्यादातर समझना ही नहीं चाहते थे उस टाइम पे, मतलब जो भेदभाव वगैरह वो करते थे लोअर कास्ट और उनके साथ। इन सारी चीज़ों से मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के आने के बाद भी भेदभाव ढंग से मिटाने था। और इस टाइम ही कॉलेजेस ने एक मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एज आ एलुमनी मनाना, मतलब कि एलुमनी आपने सुना होगा कि जब आप पूरा एक स्कूल कंप्लीट कर लेते हो मतलब 12th तक, उसके बाद मतलब जो समझदार बच्चे होते थे मतलब इंटेलिजेंट बच्चे होते थे जिनके अच्छे खासे नंबर आते थे उनको स्कूल में बुलाया जाता है, या फिर मतलब जो कुछ बन जाते हैं, ठीक है, उनको स्कूल में बुलाया जाता है एज अ एलुमनी, ठीक है, कि मतलब ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो उन्हें एक मोटिवेशन दे सकें, एक इंस्पायर कर सकें एक तरीके से। तो वही चीज़ है वहाँ उस टाइम से स्टार्ट हो गया था ये। और वहाँ का उस टाइम पे जो कल्चर एटमॉस्फेयर था वो मार्क करा गया था ब्रिटिश और मुस्लिम्स और हिंदूज के द्वारा। और यहाँ पर जो सोफिस्टिकेशन एसोसिएट हुए थे वो उर्दू कल्चर में थे ज़्यादातर। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन जो एग्जिस्ट करते थे पहले से ही, जैसे कि गोविंस रिलीफ सोसाइटी और दिल्ली बैंक सेटअप जो कि लाला चुनमल के थ्रू इस्टेब्लिश कराया गया था, जो आर्कोलॉजिकल सोसाइटी जो कि इस्टेब्लिश कराई गई थी स्टडी के लिए, मतलब जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें स्टडी करने के लिए एज मार्क्ड एज अ कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट। और जो एक आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन था और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरीज जो शहीद अहमद खान की तरफ से लीड करा गया था, जिन्होंने पब्लिश करी थी उनके नोटेड वर्क असर उस सोनाडिट को। और उसके बाद जो आर्कियोलॉजी के थ्रू जो पता लगाया गया, मॉन्यूमेंट्स पढ़े गए, तो उसमें कुछ जो दिल्ली की जो रूइंस सिटीज़ थी, मतलब जो खंडर सिटीज़ थी, और 1896 के अंदर पता चला रीडिंग्स के बाद कि जो कुतुब मीनार है उसका एक पार्ट, मतलब उस मॉन्यूमेंट का एक पार्ट एक हिंदू रूलर के थ्रू बनवाया गया था। सिटी में ज़्यादातर उल्लास की जो एक फीलिंग होती है, एक खुशी होती है, वो हमेशा बनी रहती थी। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे होने वाला मतलब जो सबसे ज़्यादा मेन पैशन था यहाँ के लोगों का वो था कविताएं और पतंगबाजी। और यहाँ पर जब मतलब रिवॉल्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं यहाँ पर इस सिटी में उन्होंने विजिट करा था, तब उन्होंने यहाँ पर देखा था यहाँ के जो एम्परर हैं वो लोगों को देखकर, मतलब यहाँ पर बड़ी एक भीड़ लगी हुई है और उसमें मतलब पतंगबाजी हो रही है, तो उसको देखकर जो एम्परर है वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे इस चीज़ की, जो पतंग उड़ाई जा रही थी। और वहाँ पे लोग को इकट्ठे हो रखे थे और वहाँ पर ज़्यादातर पोएटिक गैदरिंग होती थी, मुशायरेज होते थे, कोर्ट लगते थे, लिटरेचर जहाँ पर कि गालिब और एक मतलब जो आप कुछ होता होगा वहाँ पे गॉसिप सिटी, मतलब
उस टाइम पे गॉसिप होती थी सिटी के अंदर, मतलब एक तरीके से जो सेलिब्रेशन होता था वो होता था। नाउ हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा रिलीजियस डिसकंटेंट। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स आ गए थे दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने किस तरीके से जो रिलीजियस डिसकंटेंट करने की कोशिश करी थी। तो अगर हम बात करें 19th सेंचुरी तक जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अलाउ कर दिया था। तो इस वजह से जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो जामा मस्जिद है उसके अंदर डिबेट करने लगे थे। ठीक है, मतलब कि जो मौलवीज़ वगैरह थे उनके साथ वो डिबेट करते थे क्रिश्चियन मिशनरीज़। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मतलब कि जो लोग थे वहाँ पे उनको मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करी जा रही थी। उस टाइम पे लोगों को इस बात की डर भी था, जो हिंदू मुस्लिम थे दोनों को इस बात का डर था उस टाइम पे कि ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी तो क्रिश्चियन मिशनरीज तो करी रही थी, साथ ही साथ ये एक और बैप्टिस्ट मिशनरी भी सोसाइटी भी थी। इन्होंने एक बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी बनाई थी। और उस टाइम पे ये जो डर था कि मतलब ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे हिंदू मुस्लिम के अंदर, तो उस डर को एक सहारा मिल रहा था वो एक इससे था कि दो लोग थे, मास्टर रामचंद्रा एंड दूसरे थे ये डॉक्टर चिमनलाल। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, मतलब ये क्रिश्चियनिटी में चले गए थे, मतलब ये क्रिश्चियन बन गए थे। और उसके बाद मतलब लोगों का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था कि ये हमारा भी धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। और ये लोग क्या करते थे कम्युनल हार्मनी के लिए, ये जब रिलीजियस मतलब फेस्टिवल के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे जिसकी वजह से मतलब उनके बीच में लड़ाई हो, मतलब हिंदू मुस्लिम के अंदर हो या जैन के अंदर हो, तो ताकि वो अपने जो धर्म है उसको परिवर्तन कर सकें या फिर कुछ भी, मतलब इस तरीके से कुछ करते थे लड़ाई करवाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे जो मुग़ल राज था तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने क्या किया था कि जो काऊ स्लॉटर था उसको बैन कर दिया था, ताकि एक कॉरपोरेशन बनी रहे, मतलब कि जो सोसाइटी है वो ठीक से चल सके, मतलब बैलेंस होके चल सके। ये नहीं है कि लड़ाई वगैरह हो रही, क्योंकि हिंदूज़ में काऊ को होली एनिमल माना जाता है इस वजह से। तो क्या हुआ उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इस चीज़ को मतलब रिवर्स कर दिया और मतलब अलाउ कर दिया काऊ स्लॉटर को, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो। और भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे, मतलब कि ऐसी चीज़ों को अलाउ कर दिया जिनकी वजह से जैन और हिंदूज़ के बीच में लड़ाई हो, सियाज और सुन्नीस के बीच में लड़ाई हो। और इन्होंने जो एक काम किया था कि जब गुज्जर और मेवातीस लड़ाई करने वाले थे, मतलब दिल्ली पे अटैक करने वाले थे, तो उस टाइम पे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने मुग़ल सिस्टम को अलाउ कर दिया, मतलब कि जो मुग़ल सिस्टम था उसको चलने दिया ताकि लड़ाई ना हो, पीस बनी रहे, मतलब इनका काम निकल सके ब्रिटिशर्स का। इन्होंने क्या करा, जो मुग़ल सिस्टम होता था कोतवाल्स का, थानेदार्स का, वो चलने दिया। और मतलब बस इन्होंने एक चीज़ कर दी उस टाइम पे कि ये जो कोतवाल और थानेदार होते थे, मतलब चौकीदार वगैरह प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर मुस्लिम्स को अपॉइंट नहीं कर रहे थे ये लोग, मतलब मुस्लिम को अपॉइंट करने के लिए मना कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो पूरा कंट्रोल करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए पूरा दिल्ली, तो इन्होंने इसलिए कोतवाल्स और जो थानेदार वगैरह थे उनके अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उनको अपॉइंट करना बंद कर दिया था ताकि उनका कंट्रोल हो सके पूरा। और ये जो अलाउ करा था ये मजिस्ट्रेट लिंडसे ने अलाउ कर दिया था इस चीज़ के लिए कि मुस्लिम्स को अपॉइंट नहीं करा जाएगा एज अ कोतवाल और अदर पुलिस ऑफिसर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग न्यू डायमेंशन टू दी सिटीज़। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया के अंदर तो उन्होंने मतलब कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर ही दिया था, तो उन्होंने सिविल लाइंस को इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब कि उन्होंने मतलब दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली से थोड़ी सी दूरी पर उन्होंने अपनी एक रहने की जगह बनवाई थी, मतलब दिल्ली के अंदर नहीं लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर ही। तो उस टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जो प्रिंसली रूलर्स थे उन्होंने नई डायमेंशंस को सिटी में ऐड करने की कोशिश करी थी, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खुद को मतलब कि सिटी का पार्ट दिखाने के लिए कि हम सिटी से अलग नहीं हैं, मतलब कि दिल्ली में ही हम जो मतलब उन्होंने अलग सेपरेट सिविल लाइंस बनवा रही थी, तो उन्होंने खुद को इसी सिटी का पार्ट माना कि मतलब उन्होंने ये दिखाया कि हम इसी सिटी का पार्ट हैं। और इस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ के लिए रेवेन्यू भी कलेक्ट करा लोगों से, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए रेवेन्यूज़ यूज़ किए थे उन्होंने, मतलब रेवेन्यू लिए थे।
और ये जो रेवेन्यू अनाउंस करा गया था वो गवर्नर जनरल एमहर्स्ट के द्वारा अनाउंस करा गया था 1823 के अंदर। और फिर इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी 1820 के अंदर, जिसके अंदर जो ड्यूटीज़ थी उसकी लिस्ट थी। और इस कमेटी को मतलब पूरी तरीके से शुरू होने से पहले ही चार्ल्स मेटकाफे ने इसे बैन कर दिया था, जबकि चार्ल्स ट्रेवलिन ने बिजनेस और जो वहाँ का मतलब जो ट्रेड था उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा था। एंड उसके बाद जो मुगल्स से हेल्प लेने के लिए, ताकि वो लोग जो सिटी के बाहर की साइड डेवलपमेंट कर सके, मतलब कि जो सिटी की जो वॉल साइड थी उसके बाहर डेवलपमेंट कर सके, मतलब कंस्ट्रक्शन कर सके, उनके लिए परमिशन ले ली थी उन्होंने। फिर इस तरह उन्होंने मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने वॉल सिटी के अलावा भी जो अर्बन ग्रोथ होनी थी वो करी। फिर इसी तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा कॉलोनी के एफर्ट्स के थ्रू उन्होंने एक मुबारक बाग नाम की जगह का मतलब कंस्ट्रक्शन कराया। और इसी तरह उन्होंने और भी चीज़ें बनाई, जैसे कि बेगम मुबारक उन्निशा, बेगम समरू। देन इंडिविजुअल इंग्लिश एफर्ट्स के थ्रू इन्होंने प्राइवेट पैलेसेस भी बनवाए। और उनमें से अगर हम बात करें प्राइवेट पैलेसेस की, तो उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कैसल बनवाया था इन्होंने एक लूडोल नाम का, जो उसे लूडोल कैसल के नाम से भी जाना जाता था। बट नाउ ये जो कैसल है इसका कुछ भी बचा नहीं है, कोई भी पार्ट। और अगर हम बात करें थॉमस और चार्ल्स मेटकाफे की, तो ये इन्हें क्रेडिट दिया जाता है फॉर मेंटेनिंग द मुगल गार्डन्स। इन्होंने मुगल गार्डन्स को मेंटेन करके रखा था, जैसे कि शालीमार बाग और कुतुब, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ज़्यादातर मतलब कुछ ऐसे काम भी करे हैं ब्रिटिशर्स ने, मतलब कि जो मुगल्स ने बनवाए थे, जो मोन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे उन्हें मेंटेन करने का भी काम करा था ब्रिटिशर्स ने। और विलियम फ्रेसर्स के थ्रू एक ह्यूज गॉथिक स्ट्रक्चर बनवाया गया था, जो कि आज भी एक नोबल मैन के नाम से जाना जाता है, बारह हिंदू राव। और ये बनवाया था 1835 के अंदर, और ये अपने नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ब्रिटिश शहर में रहते थे, इस वजह से इन्होंने यहाँ के जो आर्किटेक्चर लैंडमार्क्स थे उनके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और उन्होंने दिल्ली को ना मतलब बाकी जो अदर प्रेसिडेंसी टाउन से उनसे बिल्कुल अलग बना दिया था। नाउ अगर हम बात करें इश्यूज ऑफ सिटी मेंटेनेंस, तो ब्रिटिशर्स ने एक काम तो ज़रूर करा था कि ये जो मतलब अपने शहर के लिए जो एक अटैचमेंट मार्क रहा है इनका, कि इन्होंने सिटी की मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए पर्सनली केयर करी थी, मतलब पर्सनल केयर करी थी सिटी के मेंटेनेंस में। जैसे कि सैटन ने अपने पर्सनल कॉस्ट में जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक के किनारे इन्होंने ट्रीज प्लांट करे थे। और ट्रेवलिन ने हेल्प करी थी बिल्ड करने के लिए एक सबअर्ब आउटसाइड लाहौरी गेट, जो कि उसने अपने एक पीस ऑफ लैंड देकर बनवाया था, मतलब उपनगर बनवाया था एक, उन्होंने अपनी लैंड का एक हिस्सा देकर, जो कि उन्होंने 1830 के अंदर खरीदा था खुद। और जो शहर की वॉल्स थी वो बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई थी, और वहाँ के ड्रेन्स और ब्रिजेस की मेंटेनेंस के लिए मतलब मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे एक कमेटी को दी गई, ताकि वहाँ पे मतलब अच्छे से सब कुछ देख सकें, वो मतलब मेंटेन करके रख सकें। और 1828 के अंदर विस्प हेवर ने रिपोर्ट दी थी कि जो जामा मस्जिद को जो मेंटेन करा गया है वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही करा गया है, मतलब कि जो रिपेयर करा गया था जामा मस्जिद को वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही करा गया है, और एक्चुअली में वो वफ़ा फंड से करा गया था। एंड दिल्ली गज़ट के अकॉर्डिंग सिर्फ मेन रोड्स ही वेल मेंटेन्ड रही थी उस टाइम पे, और बाकी की जो पीछे की जो लेन्स थी वो पूरी तरीके से मतलब उबड़ खाबड़ थी, मतलब ख़राब थी पीछे की जो गलियाँ थी। उसके लिए जो दिल्ली बैंक है उसने लोकल रोड कमेटी को उनकी मेंटेनेंस के लिए लोन दिया था। और दिल्ली गैजेट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे हिंदू रेजिडेंट्स थे जिन्होंने रोड रिपेयर के लिए जो कंट्रीब्यूशन देना था उसके लिए मना कर दिया था। बट कुछ प्रोमिनेंट लोग ही थे, जैसे कि राजा हिंदू राव, अहमद अली खान और राजा सौफ पटूडी और वल्लभगढ़, यहाँ से ही मतलब लोग आगे बढ़ के आए थे कंट्रीब्यूशन देने के लिए, मतलब पब्लिक फंड के लिए। नाउ अगर हम पब्लिक हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की बात करें, तो पब्लिक हेल्थ स्टार्टिंग से ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेजर कंसर्न रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जो एक इशू है और ड्रेनेज की,
तो ये इससे जुड़ा हुआ है ये इशू, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर उस टाइम पे 19वीं सेंचुरी के दौरान जो वेल्स और जो पॉन्ड्स होते थे उनके अंदर जो खारा पानी होता था, उनकी वजह से एक तो हैजा वाली प्रॉब्लम जो होती है एक बीमारी, और मलेरिया जैसी बीमारी उसके कारण होती थी एक खारे पानी की वजह से जो तालाबों और कुओं में होता था। तो उस टाइम पे वहाँ पर एक अली मर्दन नहर थी जो कि शहर को पानी देने में हेल्प करती थी, मतलब दिल्ली के अंदर पानी देती थी वो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक सबसे बड़ा इशू ये आया कि वो भी सूख गई थी। फिर एक मिस्टर मेसर ने क्या करा, दोबारा से मतलब अपने पैसे लगाकर उसे दोबारा रिवाइव करवाई, मतलब दोबारा से उसको ठीक कराया, जो नहर है उसके अंदर दोबारा पानी लाया। देन चार्ल्स मेटकैफे ने उसका इनॉग्रेशन करा उस कैनल का 1821 के अंदर। इस नदी का एम था कि जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा सके। और उस जब वो जो कैनल उसका इनॉग्रेशन हुआ था तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा मतलब खुशी थी, एक ज़्यादा उत्साह था कि उन्होंने उस जो बहता पानी था फ्लोइंग वाटर उसकी पूजा करी थी, उसके अंदर फूल और घी चढ़ाकर। बट ये जो खुशी थी इनकी, मतलब जब पानी आ गया था एक कैनाल में, तो ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जो फार्मर्स थे उन्होंने अपर स्ट्रीम की वजह से मतलब इसके अंदर मतलब ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया और इरिगेशन के लिए, तो इसकी वजह से ये जल्दी से सूख गई। देन जो एग्जिस्टिंग वेल्स थे वहाँ पे, मतलब पहले से जो कुएँ थे उनको वो लोगों ने नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ये कैनाल से जो एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा था उसकी वजह से। देन इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर जो 607 कुएं पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें से 555 का पानी खारा हो गया। देन उसके बाद लॉर्ड एलनबर्ग ने एक वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट कराया जिसका नाम था लाल डिग्गी, जिसे कैनाल से कनेक्ट करना था, जिसे एज अ रिजर्वर काम करना था। लेकिन ड्रेन की अच्छी तरीके से मतलब वो ध्यान नहीं रख पाए, उसमें लापरवाही करने की वजह से वो ख़राब हो गया, और उसका रिज़ल्ट ये आया कि जो सिटी में बाढ़ आ गई, उसकी वजह से फ्लड आ गई। और इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ जो थी वो एक सीरियस कंसर्न रहा था, और इसे ठीक करने के लिए टाइम बाय टाइम अलग अलग चीज़ों से मतलब इसको ठीक करने की कोशिश करी, मतलब अलग अलग तरीके निकाले गए इसको ठीक करने के लिए, मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए। और इसके अंदर नेपियर ने कहा है एक रिग्ड पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो कि टाउन को क्लीन रखने में हेल्प कर सके, और एक मतलब कैनाल से जब इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ करा जाए तो उसके अंदर सैनिटरी रूल्स होने चाहिए, मतलब साफ़ सफाई रहे, ताकि जो मलेरिया जिससे पैदा होते हैं, मतलब मलेरिया के जो मच्छर पैदा होते हैं वो ना हो, और मतलब साफ़ सफाई बनी रहे ताकि, ठीक है। मतलब ये ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए, और किनारों को साफ रखना चाहिए। एंड दिल्ली को हेल्थी बनाने के लिए, मतलब पब्लिक हेल्थ बनाने के लिए जो डिस्पेंसरीज हैं उनको इस्टेब्लिश करा गया, और इसमें जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, और जो रॉयल कोर्ट से लोग थे उन लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन 10,000 तक का दिया था, जबकि गवर्नमेंट के थ्रू 2500 रुपये ही जोड़े गए थे। देन 1850 के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया था कि जो वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर स्पेंड करेंगे जो भी मनी, उसके लिए टैक्स लगा दिया था उन्होंने गवर्नमेंट ने 19वीं सेंचुरी के अंदर दिल्ली के अंदर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, मतलब कि रिवॉल्ट के टाइम पे दिल्ली के अंदर कैसा रहा था सब कुछ, क्या क्या चीज़ें सामने आई थी, क्या चेंजेस हुए थे, सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे सिर्फ इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में ही मतलब रिलेशंस ख़राब नहीं हुए थे उनके बीच में, साथ ही साथ जो इंटरनल रिलेशंस थे जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में थे, या फिर किंग और जो वहाँ की जो मतलब प्रजा थी, वहाँ के जो लोग थे उनके रिलेशन थे, मतलब उन सब के ऊपर से पर्दा हट रहा था उस टाइम पे। 1857 के टाइम पे जो ये रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे ये साफ साफ पता चल रहा था कि कौन किसके साथ है, मतलब कि जो लोग ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे अपने देश को छोड़कर उनका भी फेस सामने आया था। जैसे कि आप यहाँ पर 2 एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ जो लोग थे वो तो इंडियंस का साथ दे रहे थे, जिनकी वजह से जो रिवॉल्ट था उसके अंदर सक्सेस आ रही थी, बट ऐसे कुछ लोग थे वहाँ पर, मतलब किंग्स थे कुछ ऐसे जो कि ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को हेल्प मिल रही थी और वो लोग बच पा रहे थे। इस वजह से कि जो हमारा रिवॉल्ट था वो उस टाइम पे फेल हो गया था। तो उसके अंदर काफ़ी जो इंटरनल रिलेशंस हैं इसके अंदर वही बताया गया है कि किस तरीके से सामने आए थे सबके फेस कि कौन ब्रिटिशर्स के साथ है और कौन नहीं।
जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो नवाब हामिद अली खान थे, इन्होंने बहादुर शाह जफ़र की हेल्प करी थी मतलब रिवॉल्ट के अंदर। और दूसरी साइड हम देख ले तो नवाब अमीरुद्दीन जो थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी तरीके से एक थे मुफ्ती सराउद्दीन, जिन्होंने किंग अजरुद्दा की हेल्प करी थी, मतलब उनको सपोर्ट किया था, बट उन्होंने ना रिवेल्स को अप्रूव नहीं करा था। सिमिलरली जो बैंकर्स और जो मर्चेंट्स थे उस टाइम पे, उनके बीच में भी डिवीज़न था इसी तरीके का। इसी तरीके से कुछ लोग थे जैसे कि कुतुबुद्दीन, हुसैन बख्श, सालिग्राम एंड रामजी दास, ये सब एम्परर के साथ थे दिखाने के लिए, बट उस टाइम पे ये सीक्रेटली ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो ये विद्रोह हो रहा था ये सिर्फ रिलीजियस बेस पे या फिर अभिजात वर्ग जो होते हैं, मतलब जो लोक कास्ट होती हैं, उनके बीच में नहीं हो रहा था। उस टाइम पे ये जो पूरा हमारा देश था उसके अंदर जो लड़ाई चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, उस चीज़ के ऊपर थी। बट इसके अंदर जो हमें सामने आए कुछ फेसेस जो मतलब हमारे ही इंडिया के ही थे लोग, वो लोग ही ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे हमारे मतलब अपने फ़ायदे के लिए। तो वो सारी चीज़ें सामने आती हैं इस रिवॉल्ट के बाद, और काफ़ी नुकसान होता है इसके बाद। और उस टाइम पे ये भी बोला गया था कि रिच के टाइम पर जो वहाँ पर कैंप लगे थे उसके मतलब उसके थ्रू जो सेना थी उसने काफ़ी लूट मचाई थी, वहाँ का जो खजाना था उसे मतलब लूट लिया था। और साथ ही साथ रिवेलियंस ने वहाँ पे जो अरबी और फारसी बुक्स थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वहाँ में मतलब कि काफ़ी लूट पाट हुई थी उस टाइम पे, काफ़ी ख़राबी चीज़ें भी हुई थी, मतलब कि मनमानी भी हुई थी उस टाइम। और रिवॉल्ट हो जाने के बाद बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी सबको उस टाइम पे, मतलब कि वहाँ पे अंधाधुंध मतलब डेथ हो रही थी सबकी, मतलब हत्या करी जा रही थी उनकी। और एक मिसेस सेंड्रिस ने लिखा है कि हमले के बाद कई दिनों तक तो जो नेटिव लोग थे वहाँ पर उन लोगों को मारा जा रहा था पकड़ पकड़ कर, मतलब जो वहाँ पर रहते थे लोग पहले से ही। और वहाँ पे जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा था, मतलब सब पे अत्याचार हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब जब रिवॉल्ट हो गई थी। और जो रिवेलियंस ने ब्रिटिशर्स के घरों को तहस नहस कर दिया था, पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था, उसकी वजह से जो थियोफिलस मेटकाफ थे उन्होंने दिल्ली के नेटिव पीपल्स को मारा था। और साथ ही साथ जो जॉन लॉरेंस थे, मतलब वो भी एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने रुकने की कोशिश की थी कि मतलब शांति बनाने की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर जितने भी नेटिव लोग थे वो दिल्ली को छोड़ छोड़ के जाने लगे दूसरी जगह। और इस टाइम पे जो गालिब नाम के एक लेखक थे, इन्होंने लिखा कि जब कुछ लोग मतलब कि जो क्रोधित मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई उस टाइम पे। और जो वहाँ पे बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा, मतलब सब पे बेरहमी से मतलब उनकी हत्या कर दी या फिर उन्हें निकाल दिया और उनके घरों को आग लगा दी। और वहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो 3 गेट बने हुए थे उनकी थ्रू वहाँ के जो नेटिव लोग थे वहाँ से वो लोग भाग गए। एंड देन दिसंबर के अंदर लोगों का वापस आना शुरू हुआ दिल्ली के अंदर, मतलब धीरे धीरे सब आने शुरू करे। जैसे कि वहाँ पर जो मर्चेंट्स थे और जो मिठाइयाँ बनाते थे और जो मतलब ट्रेडिंग करने का काम करते थे वो लोग वापस आने शुरू हुए। देन वहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे 10 वुमेन एंड मेंस को रहने की परमिशन मिल गई। देन धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुँच गई। एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा हिंदूज आए थे। और जो यहाँ की जो कटरा नील जो शहर हुआ करता था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब एक पूरा फुलफिल हुआ करता था, मतलब समृद्ध हुआ करता था, वो बहुत बुरी तरीके से लूट लिया गया था रिवॉल्ट के टाइम पे, इसलिए वहाँ की बहुत बुरी हालत थी। और साथ ही साथ यहाँ पर लाला चुन्नामल की भी हवेली थी, जो कि मतलब जो लाला चुन्नामल थे इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, मतलब उनको सपोर्ट किया था। और साथ ही साथ बलीमनरान के जो हकीम थे वो भी मतलब जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अब यहाँ पर गार्ड्स को अपॉइंट करा गया था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे। और उसके बाद रिवॉल्ट के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो भी सख्त कदम उठाए थे, मतलब कि बदला लेने के लिए, मतलब गुस्से में थे जो रिवॉल्ट के बाद, उसकी वजह से जो पुराने शहर थे, मतलब पुराने शहर में जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अत्याचार करा था। और यहाँ के जो नेटिव लोग थे परेशान होकर यहाँ से छोड़ छोड़ के चले गए थे।
इस वजह से यहाँ के शहरों पर और यहाँ की जो शहर की पॉपुलेशन है इस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस आए थे उस टाइम पे, जैसे कि दिल्ली के मतलब शहर के बीचों बीच रेलवे लाइन बिछाई गई थी जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर तक मतलब 300 यार्ड्स की दूरी पूरी करती थी। और साथ ही साथ वहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल भी बनाया गया था और साउथ वेस्ट में एक डिपो बनाया गया था। और साथ ही साथ उसके बाद वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क में जो नेक्स्ट एक चीज़ जोड़ी गई थी वो थी सीरीज़ ऑफ रोडवेज और सम फ्लैंकिंग द रेलवेज लाइंस एंड सम इनसर्कलिंग द ओल्ड सिटीज़। सो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर जोड़ी गई थी ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क में। और टाइम के साथ साथ जो वर्ल्ड सिटीज़ थी नॉर्थ और साउथ के अंदर वो उनके अंदर कुछ कॉलोनियल जो कंस्ट्रक्शंस थी वो ग्रो हुई और जो ओल्ड मुगल एस्थेटिक्स थी सिटीज़ के अंदर उनको भी हटा दिया गया ताकि उन्हें जिस तरीके से ब्रिटिश बनाना चाहते थे उन्हें वे उस तरीके से बना पाए। और साथ ही साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मार्बल लाइन जो कैनाल थे वो भी वहाँ से गायब हो गए थे और साथ ही साथ ट्रीज़ भी गायब हो गए थे। और ब्रिटिशर्स ने एक सिटी हॉल बनवाया था, सराय जो एक रेस्ट हाउस हुआ करता था जो कि जान आरा बेगम ने बनवाया था, उसकी जगह पर उन्होंने एक सिटी हॉल बना दिया था। और साथ ही साथ उसके पीछे का जो गार्डन था, ठीक है, सराय के पीछे का जो गार्डन था उसको मुगल्स का जो कैरेक्टर था उससे चेंज करके मतलब ब्रिटिशर्स में बदल दिया था। और मतलब कि वहाँ उसके पीछे की जो हिस्ट्री थी या फिर जो भी था उसके अंदर कैरेक्टर वो उन्होंने मुगल्स से बदल के ब्रिटिशर्स में बदल दिया था। और यहाँ पर जो जितने भी फोर्ट्स थी मतलब मुगल के जो आर्किटेक्चर थे और जो हवेलीज थी और जो सिटी थी वो धीरे धीरे उन्होंने मॉडर्न कमर्शियल हब्स में बदल दिए, मतलब ग्रेन मार्केट में, हैवी मशीनरीज में, केमिकल पेंट्स एंड ऑटो एंड ट्रक्स पार्ट्स, इन सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने मतलब पूरे शहर का हुलिया बदल गया। मतलब जो मुगल्स के जो आर्किटेक्चर्स बने हुए थे मतलब जो उन्होंने आर्किटेक्ट करा था वो सब बदल के उन्होंने एक मॉडर्न कमर्शियल हब बना दिया। तो हमारा चैप्टर इसके साथ ख़त्म होता है। तो बेसिकली हम कंक्लूज़न की बात करें इस पूरे चैप्टर से तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं मतलब दिल्ली में, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो ये सिटी है दिल्ली, इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिशंस आए, मतलब मुग़ल से लेकर ब्रिटिशर्स ने भी रूल किया है 19th सेंचुरी के अंदर। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर काफ़ी चेंजेस करे गए हैं। और जो शाहजहानाबाद है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, मतलब कि यहाँ के जो आर्किटेक्चर्स थे वो मतलब आर्किटेक्चर जो मार्क्स थे उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए रिवॉल्ट्स की वजह से, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। सो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड इसके बाद जो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसकी वीडियो में मैं जल्दी लाने वाली हूँ, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।